हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराया हूँ हाल ही में रिलीज हुई तमिल हॉरर मूवी यामाकाथकी, यानी वो बॉडी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। ये एक गांव की कहानी है जहां एक लड़की की मौत हो जाती है और उसकी बॉडी को कोई हिला नहीं पाता है। वो बॉडी गांव के ऐसे ऐसे राज खोलने वाली है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक मंदिर से, जहां सेल्वाराज गांव के मुखिया पशुपति को मंदिर का ट्रस्टी बना देते हैं और उन्हें आने वाले फेस्टिवल के लिए सारे अरेंजमेंट करने के लिए बोलते हैं। आने वाले सोमवार को मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, इसलिए सेल्वाराज सभी को तैयारी में लग जाने के लिए बोलते हैं। पशुपति के ट्रस्टी बनने की वजह से रत्नम बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मंदिर का ट्रस्टी उसे बना था, पर सेल्वाराज ने पशुपति को ट्रस्टी बना दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है सेल्वाराज के घर। वहां उसकी पत्नी और बेटी लीला आपस में बहस कर रहे होते हैं। लीला की मम्मी के भाई के यहाँ फंक्शन था, तो वह लीला को साथ चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन लीला जाने से मना कर देती है, क्योंकि लीला के मामा ने उस पर सबके सामने चोरी का इल्जाम लगाया था, लेकिन बाद में अकेले में आकर सॉरी बोल दिया था। लीला चाहती थी अगर इल्जाम सबके सामने लगाया है तो सॉरी भी सबके सामने बोले। लीला की मम्मी बोलती है अगर तेरे पापा के साइड का फंक्शन होता तो तू अच्छे से बनकर जाती, और मेरे साइड का फंक्शन है तो तू नखरे दिखा रही है। पर लीला भी जिद्दी होती है, अगर उसने एक बार ना बोल दिया तो मतलब ना, क्योंकि इस लड़ाई को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक लीला उस बात को नहीं भूली है। बाद में उसकी मम्मी फंक्शन में जाने के लिए तैयारी करने लग जाती है। तभी लीला हांफते हांफते अपने रूम से बाहर निकलती है। लीला को सांस की बीमारी है। उसकी मम्मी और सारे लोग लीला को कंफर्टेबल करने में लग जाते हैं। कुछ देर इनहेलर का यूज करने के बाद लीला ठीक हो जाती है। लीला सबको फंक्शन में जाने के लिए बोलती है और अपनी फ्रेंड स्वाति को अपने पास रुकने के लिए बुला लेती है। सेल्वराज अपनी मम्मी के पास जाता है, लीला पर ध्यान रखना बोलने के लिए है। सेल्वराज अम्मा अम्मा बुलाता है, पर वो नहीं सुनती। वो एक कमरे की तरफ घूर घूर कर देखती रहती है और कुछ बोलती भी नहीं। सेल्वराज अपनी मम्मी को बताकर चले जाता है। दूसरी तरफ अशोक लीला के भाई मुथु पर भड़क रहा होता है, क्योंकि मुथु और उसके साथी जल्दी पैसा और फेम पाने के चक्कर में भगवान का ताज ले लिए थे। अशोक ने उन पर ट्रस्ट करके उन्हें ताज दिया था कि वो लौटा देंगे, लेकिन ताज को दिए हुए 6 महीने हो गए हैं, पर लीला के भाई ने अभी तक ताज वापस नहीं किया। अशोक धमकी देता है सोमवार को जब ज्वेलरी बॉक्स दे तब उसमें ताज होना चाहिए, क्योंकि सोमवार को मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। मुथु बोलता है सोमवार को चाहिए ना तो शुक्रवार को मिल जाएगा, मैं सब प्लान करके रखा हूं। वही रत्नम की मम्मी की तबीयत खराब होती है। रत्नम बोलता है ये अपनी आखिरी सांस ले ले तो मुझे अच्छा रीजन मिल जाएगा। ये फंक्शन ना अटेंड करने के लिए वो अपने बेटे से भी गुस्सा होते हैं। उसके बेटे ने लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर ली, जिसकी वजह से ना तो अब गांव में कोई उनकी इज्जत करता है, न ही इस वजह से उन्हें मंदिर का ट्रस्टी बनाया गया। उन्हें गांव के लोग इस चीज के लिए छेड़ते भी थे और रत्नम को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वही गांव की औरतें रत्नम की माँ अभी तक जिंदा थी, तो बातें करने लग जाते हैं कि उसमें किसी और की भी आत्मा है जो उसे जिंदा रख रही है। लोग भूत प्रेत की बातें करने लग जाते हैं, पर वही एक औरत होती है, वो सबको चुप होने बोलती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, उसने जवानी में अच्छा खाना खाया था इसलिए अभी तक जिंदा है। इन सब चीजों के बीच लीला को वापस से सांस की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। लीला अपनी फ्रेंड को बोलती है कुछ अजीब स्मेल आ रही है। लीला को उसी कमरे से स्मेल आ रही होती है जहां उसकी दादी घूर रही होती है। उसी समय लीला के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। लीला अपने मम्मी पापा को बताती है, पर उसके पापा बोलते हैं मम्मी ने वो दरवाजा खोलने से मना किया है। लीला बोलती है अगर आप नहीं खोलोगे तो मैं खुद तोड़ दूंगी। वो पास ही पड़ा लौटा फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से लीला के पापा गेट खोलने के लिए आदमी बुलाते हैं। लीला की दादी बोलती है मत खोलो, हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे अगर ये गेट खुला तो। पर सेल्वराज नहीं सुनते और गेट तोड़वा देते हैं। वो आदमी अंदर जाता है, सबको बताता है चूहा मरा है। वो आदमी जैसे ही रूम से बाहर निकलता है उसका माथा टकरा जाता है और उसे खून आना चालू हो जाता है। अब शुक्रवार का दिन भी आ जाता है। मुथु अशोक के पास जाता है, बताने कि उसे अभी तक ताज नहीं मिला है। अशोक गुस्सा होने लगता है और बोलता है अगर मेरा नाम इसमें आया तो मैं सीधा तुम्हारे पापा के पास जाऊंगा और तुम्हारी जो बदनामी होगी फिर उसके जिम्मेदार तुम ही होंगे। रात में सेल्वराज बहुत गुस्से में घर आते हैं और आते साथ ही सब पर चिल्लाना चालू कर देते हैं। लीला की मम्मी सेल्वराज को खाना देती है, पर सेल्वराज गुस्से में खाना फेंक देते हैं। लीला की मम्मी उन्हें बोलती है बाहर का गुस्सा खाने पर क्यों निकालना, पर सेल्वराज और गुस्सा हो जाते हैं और लीला की मम्मी को खींच के तमाचा मार देते हैं। जब लीला बीच बचाव की कोशिश करती है तो सेल्वराज लीला को भी तमाचा मार देते हैं। लीला गुस्से में अपने रूम में चले जाती है। देर रात जब लीला की मम्मी पानी पीने जाती है तो सोचती है एक बार लीला से भी मिलते चलूं। जब वह लीला के रूम में जाती है तो देखिए लीला पंखे से लटकी हुई है। लीला को इस हालत में देखकर लीला की मम्मी का तो हालत खराब हो जाता है। मुथु और उसके दोस्त लोग घर आते हैं। मुथु सबको बोलता है इसमें मेरी ही गलती है, मुझे लगा था कि सिर्फ पापा ने चिल्लाया ही तो है, मुझे उस समय आकर लीला को दिलासा देना चाहिए था। फिर मुथु और उसके दोस्त लीला की बॉडी नीचे उतार कर लेकर आते हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मुथु का दोस्त बोलता है ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पुलिस वाले इसका पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुथु अपने पापा को भी ये चीज बोलता है। सेल्वराज बोलते हैं जो करना है तुम लोग करो, क्योंकि लीला की मौत का दुख सबसे ज्यादा उन्हें था। उन्हें लगता है लीला ने मेरे कारण अपनी जान दे दी। वहां लीला की फैमिली डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो सेल्वराज से बोलते हैं लीला इतनी जिद्दी थी कि जब वह 5 साल की थी तब सांस न लेने की वजह से डॉक्टर ने उसे डेथ घोषित कर दिया था, पर उस समय भी वह अपनी सांस को कंट्रोल करने में सक्षम थी
और जिंदा बच गई थी, पर तुमने इसे मार दिया। मुथु के दोस्त डॉक्टर से मदद मांगते हैं कि यह बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर फैमिली के ही होता है। वो मान जाते हैं। वो बोलते हैं, हम लोग इसकी सांस की प्रॉब्लम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम लोग एम्बुलेंस को बुलाओ। वह देखते ही साथ इसे मृत घोषित कर देंगे। मुथु एम्बुलेंस को बुलाता है और होता भी वैसा ही है। डॉक्टर आते हैं और लीला को मृत घोषित कर देते हैं। पूरे गांव में मातम पसर जाता है और सभी लीला के अंतिम संस्कार की तैयारी करना चालू कर देते हैं। सभी लीला को अंतिम विदाई दे रहे होते हैं। फिर मुथु और दोस्त ये सब अरेंजमेंट करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में लीला के मामा भी आ जाते हैं और वह रोते रोते उसका पैर पकड़कर सबके सामने माफी मांगते हैं। वो बोलते हैं, तू यही चाहती थी ना, मैं सबके सामने माफी मांगू, लेकिन अब तू मुझे माफ करने के लिए जिंदा ही नहीं है। वह भी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अंतिम संस्कार का जब सारा अरेंजमेंट हो जाता है तो चार लोग मिलकर लीला की बॉडी को उठाने लगते हैं, लेकिन लीला की बॉडी इतनी भारी हो जाती है कि इन चार लोगों से उठाया नहीं जाता। वह और लोग को बुलाते हैं पर उनसे भी कुछ नहीं होता। फिर लीला की बॉडी अचानक से मूव होने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर भागते हुए चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है। बाकी लोग को लगता है ये लोग फालतू सीन क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए कुछ और लोग भी अंदर जाते हैं। वह जैसे ही अंदर जाते हैं, लीला की बॉडी अपने आप खड़ी होनी चालू हो जाती है। सबको समझ में नहीं आता ये कैसे और क्यों हो रहा है। सभी जानना चाहते थे मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले ही ये सब क्यों हो रहा है। इसी समय अशोक मुथु से पूछता है, ताज का क्या हुआ। मुथु बताता है कि मैं कल रात उसे ले आया हूँ। मुथु ने ताज पिछली रात लाकर उसी कमरे में रख दिया था जिस कमरे को दादी खोलने से मना कर रही थी। बाकी औरतें भूत प्रेत की बातें वापस से करना चालू कर देती हैं। वो लोग बोलती है, इस चीज से बाहर हमें सिर्फ गांव का पंडित ही निकाल सकता है, इसीलिए सभी लोग मंदिर से पंडित को बुला लेते हैं। पंडित भी आकर कुछ कुछ करने लग जाता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाता और डर के मारे भाग जाता है। फिर गांव के लोग मसान घाट से एक आदमी को बुलाते हैं। वो आदमी अंदर जाने के बाद सबको बताता है, वह मेरे लिए भगवान के समान है। वह कुछ बोलना चाहती है, वह कुछ लेना चाहती है और वह बिना लिए यहाँ से नहीं जाएगी। मुथु की पत्नी मुथु को बोलती है, हमें सबको बता देना चाहिए लीला कैसे मरी है। वह जिद्दी है, वह ऐसे नहीं जाने वाली। वह लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पर डॉक्टर आ जाता है जिसने मुथु को बोला था एम्बुलेंस बुलाने। डॉक्टर सबको बताता है, लीला फांसी लगाकर मरी है। इस गांव में सेल्वराज की फैमिली को बड़े ही मान सम्मान के साथ देखा जाता था, इसलिए उनके सम्मान के लिए मैंने ये बात छुपाई थी। वो सबसे माफी मांगते हैं। ये सुनते ही रत्नम सबके सामने सेल्वराज की बुराई करने लग जाता है, पर गांव वाले उसे चुप होने बोलते हैं और पूरा साथ सेल्वराज का देते हैं। सेल्वराज सबको सच बता देते हैं। पशुपति शैलराज को दिलासा देते हैं और बोलते हैं, जब हमें कोई भी दिक्कत होती थी आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते थे। आपने कैसे सोच लिया कि आप पर मुसीबत आने पर हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो बोलते हैं, जो प्रक्रिया होनी चाहिए अब वही करते हैं। इसीलिए वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले को सब बताते हैं कि हमने बॉडी को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उठा नहीं पाया। इसलिए पुलिस वाला खुद वह बॉडी उठाने का ट्राई करता है और बॉडी एक ही बार में ही उसे उठ जाती है। इसके बाद पुलिस वाला चार लोग को अंदर भेजकर बॉडी उठाने के लिए बोलता है, ताकि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सके। वो लोग जैसे ही बॉडी उठाने की कोशिश करते हैं, वो वापस से नहीं उठा पाते और यहाँ वापस से लीला की बॉडी अपने आप चलते चलते दीवार से जाकर चिपक जाती है। शमशान घाट से जो आदमी आया था वह यह देखकर बोलने लग जाता है कि लीला अब अकेले नहीं जाएगी, वह किसी को साथ लेकर जाएगी, जिसकी वजह से सभी गांव के लोग मुर्गे की तलाश करने लग जाते हैं, क्योंकि जो मुर्गा वह लोग पहले लेकर आए थे वह भाग गया था और वही मुर्गा चाहिए था बलि देने के लिए। गांव वाले चारों तरफ उस मुर्गे को ढूंढते हैं, लेकिन वह मुर्गा कहीं भी नहीं मिलता। देखते देखते अगली सुबह भी हो जाता है और अब रविवार हो गया है, यानी मंदिर के उद्घाटन के लिए सिर्फ एक ही दिन। मुथु के दोस्तों को भी अब लगने लग जाता है, कहीं ये उसी ताज की वजह से भगवान गुस्सा तो नहीं हो गए हैं। इसलिए मुथु के दोस्त मुथु को जल्द से जल्द वह ताज मंदिर को लौटाने के लिए बोलते हैं। पर अब पुलिस भी आ चुकी है, तो उस रूम में जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि पुलिस ने अब किसी को भी घर के अंदर जाने से मना करके रखा है। ऊपर से पूरे गांव का जमावड़ा उसी के घर के बाहर है। रत्नम की अम्मी भी जाग जाती है और वह रत्नम और बाकी परिवार वालों को ढूंढते ढूंढते लीला के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि लीला की कैसे मौत हुई है, तो वह भी कुछ ना कुछ टोटका करने लग जाती है, लेकिन वह भी फेल हो जाता है। तभी लीला के घर के बाहर जो टेंट लगा हुआ होता है वह गिर जाता है, जिसकी वजह से रत्नम के सर में चोट लग जाती है। रत्नम को लगता है उसकी वजह से लीला यहाँ से जा नहीं रही है, इसीलिए रत्नम लीला के पास जाता है और अपनी गलती कबूल करता है। अब हमें पता चलता है सेल्वराज उस दिन इतने गुस्से में क्यों था और उसने लीला को झापड़ क्यों मारा। रत्नम उस दिन अपनी कार से जा रहा होता है तो वह लीला को किसी लड़के के साथ देख लेता है, इसीलिए वह लीला के बारे में बड़ा चढ़ाकर सेल्वराज को बता देता है कि वो किसी लड़के के साथ थी, और जब मैंने देखा तो उन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। रत्नम लीला से माफी मांगता है और बोलता है कि तुम उस लड़की के साथ नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर तुम्हारे पापा को बता दिया, जिसकी वजह से आज ये सब हुआ है। सेल्वराज अभी भी अपने आप को दोषी मान रहे होते हैं कि एक झूठ की वजह से मेरी बेटी मेरे कारण मर गई। दूसरी तरफ ये सब देखकर मुथु के दोस्त को भी लगने लग जाता है, भगवान हमसे गुस्सा है। अगर हमने मंदिर में ताज वापस नहीं दिया तो हमारे साथ भी बहुत कुछ गलत हो जाएगा, और जब तक हम वह ताज भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक लीला यहां से नहीं जाएगी। वहीं पुलिस को वह लड़का मिल जाता है जिसके साथ रत्नम ने लीला को देखा था। पुलिस उस लड़के को सबके सामने खड़े होकर सच सच बताने बोलती है। उसका नाम सोमू होता है
और वह कुछ साल से लीला के पीछे घूम रहा था। वह लीला को बहुत बार प्रपोज भी कर चुका है, लेकिन लीला उसे बहुत बार ना बोल चुकी थी। उसे कितने बार बता चुकी थी, तुम्हारे लिए मुझे कोई फीलिंग नहीं है। लीला की फ्रेंड स्वाति ने लीला को समझाया था, सोमू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तू अपनी फैमिली से जाकर उसके बारे में क्यों नहीं बता देती। लेकिन लीला ने इस बात को हल्के में ले लिया था और एक दिन जब लीला अकेले जा रही थी तो उसे सोमू ने फिर रास्ते में पकड़ लिया था। सोमू लीला को बोलने लग गया था, तुम मुझे हाँ बोल दो, पर लीला ना बोलकर वहां से जा रही होती है कि सोमू उसका हाथ पकड़ लेता है। और यही चीज रत्नम ने देखी थी और उसने लीला को गलत समझ लिया था। अब सेल्वराज को भी समझ आता है, मैं जो सोच रहा था कि मेरी बेटी मेरा नाम और इज्जत खराब कर रही थी, ऐसा नहीं था, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी। ये सब सुनने के बाद गांव के सभी लोग रत्नम और सोमू की बुराई करने लग जाते हैं, उनको बहुत बुरा भला बोलते हैं। यहाँ पुलिस को पता चलता है लीला किसी से डेली बात करती थी, लेकिन जब से लीला खत्म हुई है तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। अब पुलिस उस फोन नंबर वाले की तलाश करने लग जाती है। पता चलता है उस लड़के का नाम अंबू है। सभी लोग फिर अंबू को ढूंढने लग जाते हैं। पता चलता है जब गांव में लीला के अंतिम संस्कार का इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा था, तब अंबू और उसके पापा गांव छोड़कर जा रहे थे। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें अंबू को दिखाया जाता है। अंबू के पापा उसे मार रहे होते हैं। वो बोलते हैं, क्या पता तुम्हारा ही रीजन हो उसके मरने के पीछे, और अब तुम वहां जाना चाहते हो, तुम वहां जाओगे तो वहां के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अंबू बोलता है, मेरे वजह से ही मरी है, मुझे उसे चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए था, मुझे एक बार जाने दो। अंबू बहुत रिक्वेस्ट करता है, एक बार मुझे वहां जाने दो, पर अंबू को उसके पापा जाने नहीं देते और गांव से दूर ले जाते हैं। अंबू और लीला एक दूसरे से प्यार करते थे। अंबू लीला का बहुत ध्यान रखता था, पर दोनों सेम कास्ट के नहीं थे, इसीलिए लीला अपने पापा को उन दोनों के बारे में बताने से डरती थी। लीला और अंबू जितनी भी बातें करते थे फोन पर लीला वो सारी रिकॉर्ड करती थी। लीला ने अंबू को बोला था, जब भी बारिश होगी इसका मतलब मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। एक दिन अंबू बहुत अच्छे से तैयार होकर लीला से मिलता है। अंबू बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसकी जॉब लग गई होती है। वो अपना जॉब लेटर लीला को दिखाता है। लीला भी खुश होकर वह जॉब लेटर देखती है, पर लेटर देखने के बाद वो खुश नहीं होती क्योंकि अंबू की जॉब उनके ही गांव में लगी थी। लीला का मानना था अंबू पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसे बाहर जाकर अच्छा काम करना चाहिए, पर अंबू बाहर जाकर काम नहीं करना चाहता था, वह अपने ही गांव में रहना चाहता था। लीला अंबू को बोल देती है, ये जॉब छोड़ दो, जिसकी वजह से अंबू गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अंबू को पुलिस पकड़ लेती है और उसे लेकर सीधा गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचते ही वहां के लोग उसे मारना चालू कर देते हैं, पर कुछ लोग सबको साइड करके अंबू को बचाते हैं और उसे आखिरी बार लीला से मिलने देते हैं। अंबू लीला के पैर में गिरकर बहुत रोता है। उसे लगता है उसकी वजह से ही लीला की मौत हुई है। तभी मसान घाट से आया हुआ आदमी लीला के बेड से राशि बांधकर लीला को खींचने की कोशिश करता है। बोलता है, बहुत हुआ अब तुम्हारा, अब चलो तुम। लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। वो लीला को उस जगह से हिला नहीं पाता। अब लीला की दादी भी रोने लग जाती है और बोलती है, लीला की मौत के पीछे मेरा ही हाथ हो सकता है। वह बताती है कि मेरी बहन जो मेरे जैसी दिखती थी, उसकी जब मौत हुई थी तो मैं उसकी साड़ी उस कमरे में रखती थी। रत्नम की भी मां बोलती है, यही कारण हो सकता है क्योंकि गांव वालों को लगता है मरे हुए लोगों का एक भी सामान घर पर नहीं रहना चाहिए। रत्नम की मां तुरंत लीला की दादी को वह साड़ी बाहर निकालकर लाने के लिए बोलता है। दादी रूम के अंदर जाती है और वह साड़ी निकालकर लीला के ऊपर रख देती है। फिर भी लीला जैसी थी वैसी ही रहती है। क्योंकि अब सोमवार कल ही है तो सभी गांव वाले बोलते हैं अब तो लीला को बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए सभी लोग वापस लीला को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाते। इसी बीच मुतु का दोस्त चुपके से उस रूम में जाकर भगवान का ताज निकाल लेता है। वो ताज लेकर बाहर जा ही रहा होता है कि उसका हाथ फिसल जाता है और ताज नीचे गिर जाता है। ये एक औरत देख लेती है और सबको बता देती है, पर अब भी लीला की बॉडी वहां से नहीं हिलती। इसी बीच पुलिस अंबू को फिर पकड़ लेती है और पूछने लगती है, तुमने लीला से 35 मिनट तक क्या बात की थी, मुझे बताओ। अंबू बोलता है, हमने 35 मिनट तो बात ही नहीं की, लीला हमारे कॉल की रिकॉर्डिंग करती थी, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो। पुलिस रिकॉर्डिंग चेक करने चली जाती है और सभी लोग अंबू को दोष देने लग जाते हैं। तभी पुलिस आती है और मुत्तू को पकड़ लेती है। मुत्तू भी हैरान हो जाता है। अब हमें पता चलता है जिस दिन सेल्वराज ने लीला को मारा था उस दिन लीला ने अंबू को बहुत कॉल लगने का ट्राई किया था, पर अंबू इग्नोर कर दे रहा था। लेकिन अंबू एक बार फोन उठा लेता है। वह लीला को बोलता है, मेरा डिसीजन कंफर्म है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम मेरे घर आ जाओ, नहीं तो मुझे छोड़कर चले जाओ। लीला टूट जाती है और रोने लगती है कि तभी अंबू का फोन खराब हो जाता है। लीला दुखी हो जाती है, बोलती है, मेरे पापा अपने वर्ड्स से मार रहे हैं और तुम अपनी चुप्पी से। वो बात कर रही होती है कि वहां मुत्तू आ जाता है, इसलिए लीला चालू फोन को साइड में फेंक देती है। मुत्तू ने लीला को रोते हुए अंबू से बात करते सुन लिया था। वो बोलता है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हें पहले ही रोक देता, पर मैं कुछ दूसरे कामों में फंसा हुआ था। तुम जिस फैमिली में पैदा हुई हो और जो तुम आदमी से शादी करोगी, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का कास्ट भी, इसीलिए तुम जितना जल्दी उस लड़के से ब्रेकअप कर लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। जैसे रत्नम गांव में घूम रहा है वैसे मैं अपना मुंह छुपा के पूरे गांव में नहीं घूमना चाहता। लीला बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुमने जितने भी गलत काम किए हैं वो किसी को भी नहीं पता। 5 साल पहले तुमने जिस लड़की के साथ चीट किया उसने जहर खा लिया था, मैं चुप थी क्योंकि तुमने शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। ये बोलते हैं वापस से लीला की सांस की दिक्कत चालू हो जाती है। वह इनहेलर ले रही होती है कि मुतु उसे मारने लगता है और अपने ही पैर से अपनी ही बहन का गला दबाकर मार देता है। ये सारी बात अब पूरे गांव वाले को पता चल जाती है। मुतु वहां से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। लीला की मम्मी भागते हुए लीला के पास जाती है और लीला से माफी मांगती है। लीला की मां रोते रोते अपना दुख जाहिर करती है। वो बोलती है, मेरे
ही कोख से जन्मे बेटे ने मेरी ही बेटी को मार दिया। मैं एक अच्छी मां नहीं बन पाई, तुम मुझे सच बताना चाहती थी और मैं समझ ही नहीं पाई। तभी ही लीला नीचे गिर जाती है और अब बाहर बारिश भी होने लग जाती है। अंबू को याद आता है लीला ने बोला था, जब भी बारिश हो इसका मतलब मैं तुम्हें याद कर रही होंगी। अब लीला की बॉडी सभी उठा पाते हैं, फिर सभी मिलकर लीला का अंतिम संस्कार करते हैं। यामाकाथाकी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस गर्ल। आज भी लोग जात धर्म में इतना बह जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है वो अपने ही लोग हैं। इस मूवी में भी वही हुआ। लड़का लड़की की कास्ट सेम ना होने की वजह से गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। आपको यह मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।